लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में जो जैसा हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे रिडक्शन बाय कार्बन, रिडक्शन बाय कार्बन को ही हम जल्दी से समराइज कर देते हैं। जब हम कार्बन के थ्रू रिडक्शन कर रहे थे तो कार्बन के थ्रू हो या कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू, ठीक है, कार्बन के थ्रू हो या कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू हो, हमने आपको बोला था कि ये आपकी 4 मेटल तो याद ही रखना है। क्या? लेड, जिंक, आयरन और टिन। लेड, जिंक, आयरन और टिन, इनको हम कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू रिड्यूस करते हैं। मतलब एक तरीके से एक्टिविटी सीरीज में मॉडरेट रिएक्टिव वाली मेटल हम लोग यूज करते हैं रिडक्शन में, या लेस रिएक्टिव मेटल बोल सकते हो। लीस्ट वाली तो आपकी कहां से कहां तक थी? हाइड्रोजन से हाइड्रोजन से नीचे वाली, हाइड्रोजन से नीचे वाली, ठीक है। यस। तो रिडक्शन की अगर बात करें तो रिडक्शन हम 3-4 तरीके से करते हैं। रिडक्शन बाय कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड होता है एक रिडक्शन। एक होता है रिडक्शन बाय एल्युमिनियम होता है, या हम मैग्नीशियम भी कभी कभी यूज करते हैं, लेकिन एल्युमिनियम के थ्रू रिडक्शन सबसे ज्यादा होता है। तीसरा होता है रिडक्शन बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के थ्रू भी रिडक्शन होता है। और अगर चौथे रिडक्शन की बात करें, जिसको हम लोगों ने पीछे बात कर लिया था, हाइड्रो मेटलर्जी, याद है? हाइड्रो मेटलर्जी में गोल्ड और सिल्वर एक्सट्रैक्ट किया था। यस सर। और उसके बाद एक और याद करो तो एक टर्म और यूज किया था हम लोगों ने, तो इस तरीके से 5-6 रिडक्शन की कैटेगरी होती है, जिसमें पहला रिडक्शन हमने आपके सामने पेश किया है, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू रिडक्शन। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को हम रिड्यूस करते हैं। मेटल ऑक्साइड हो, मेटल ऑक्साइड हो, अगर हम कार्बन के थ्रू रिडक्शन करते हैं, एक मिनट, कार्बन के थ्रू हीट करते हैं, तो आपका कार्बन के थ्रू हीट करने पे आपको मेटल प्लस क्या मिल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन वाले में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने कार्बन यूज किया था तो क्या हमको ऑब्टेन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में बताया था फ्लक्स। फ्लक्स एक फॉरेन कंपोनेंट होते हैं जो इम्प्योरिटीज के साथ मिक्स होके फिजिबल मास का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? नॉन फिजिबल इम्प्योरिटीज। नॉन फिजिबल का मतलब जो इजिली मेल्ट नहीं होती, हाई टेम्परेचर इम्प्योरिटीज होती हैं, हाई टेम्परेचर इम्प्योरिटीज होती हैं। मतलब एक तरीके से हम बात करें तो फ्लक्स इम्प्योरिटीज के साथ कंबाइन होके, इम्प्योरिटीज के साथ कंबाइन होके स्लैग का फॉर्मेशन करता है। और स्लैग कैसा होता है? फ्यूजिबल। फ्यूजिबल का मतलब आप ये समझ सकते हो क्या? मोल्टन। मोल्टन। फ्यूजिबल का आप मोल्टन समझ सकते हो। और वो इम्प्योरिटी जैसे, और ये हम पूरा का पूरा कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिडक्शन के वक्त हम ऐड करते। और ये भी आपको याद होगा, हमने बताया था कार्बन के थ्रू जब रिडक्शन करते हैं तो रिक्वायर हाई टेम्परेचर। यस, बताया था ना? हाँ सर। हाई टेम्परेचर। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू रिडक्शन करते हैं तो रिक्वायर कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर। इसका मतलब लो टेम्परेचर नहीं, कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर, ठीक है। यस सर। क्लियर? अब देखो, यस, कोई भी मेटल ऑक्साइड होता है उसके साथ इम्प्योरिटीज होंगी होंगी, हाँ या ना? यस जो हम लोगों ने इसको हम ये मेटल ऑक्साइड कहाँ से होगा? कैल्साइंड होगा या रोस्टेड, ये आप समझ गए होगे।
कैल्साइंड या रोस्टेड मेटल ऑक्साइड होगा, जिसमें हम अगर कार्बन के थ्रू रिडक्शन करा रहे हैं तो फ्लक्स ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? मेटल मिलेगा और बोलो जल्दी, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा ना, और इसके साथ क्या मिल जाएगा? स्लैग। ये बार बार दूसरी बार आज बता रहे हैं तो आपको एकदम रट जाना चाहिए कि कब फ्लक्स होता है। देखो फ्लक्स दो तरीके के होते हैं, यहां से हम आपकी बात स्टार्ट करते हैं। फ्लक्स दो, बेसिकली दो नहीं तीन तरीके की, लेकिन हम लोग दो तरीके की, आपको बुक्स में देखोगे तो बुक्स में दो तरीके के लिखे मिलेंगे आपको। एक होते हैं एसिडिक फ्लक्स, दूसरे होते हैं बेसिक फ्लक्स, और तीसरे होते हैं न्यूट्रल फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स, ध्यान देना सब लोग, बहुत आसान है, और तीसरे होते हैं न्यूट्रल फ्लक्स। न्यूट्रल फ्लक्स की बात तो बहुत ज्यादा हम लोग क्वेश्चन में भी नहीं करते हैं बच्चा, और ना ही न्यूट्रल फ्लक्स के बारे में क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा न्यूट्रल फ्लक्स है। लेकिन एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स के साथ आपको ध्यान रखना, एसिडिक फ्लक्स एकदम सिंपल, बहुत आसान। एसिडिक फ्लक्स ऐसा फ्लक्स होता है जो बेसिक इंप्योरिटीज को रिमूव करता है। किसको रिमूव करता है? बेसिक इम्प्योरिटीज। समझने की कोशिश करो, बहुत आसान, सिंपल सी बात। अगर बेस है तो एसिड के साथ कंबाइन होकर सॉल्ट बनेगा, और अगर एसिड है तो बेस के साथ कंबाइन होकर सॉल्ट बनेगा। एसिडिक फ्लक्स बोला गया, इसका मतलब ये कंपोनेंट एसिडिक होगा और वो किसके साथ कंबाइन हो रहा होगा? बेस के साथ। बेस के साथ कंबाइन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान भी है। ऐसे सब्सटेंस जो हम बेसिक इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, बेसिक इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एसिडिक फ्लक्स। जैसे यहाँ पर सबसे पॉपुलर फ्लक्स होता है कौन सा? SiO2। SiO2 हम सिलिका को ओर के नाम के तरह तो जानते थे ना, सॉरी सिलिका तो नहीं, SnO2 था वो ओर। तो यहाँ पर फ्लक्स जो है, फ्लक्स आपका SiO2 भी हो सकता है और आपका B2O3 भी हो सकता है। मतलब एक तरीके से कैसे ऑक्साइड होते हैं? नॉन मेटेलिक। सिंपल सा। लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो फ्लक्स है वो क्या है? SiO2। याद करो, तुम उस समय तुमको याद करो जब मैंने ये कॉपर पायराइट बताया था लास्ट लेक्चर में। कॉपर पायराइट में बोला था पूरा का पूरा कॉपर ऑक्सीडाइज नहीं होता, पहले Cu2S में जाता है और FeO में जाता है। याद आया क्या किसी को? यस सर। और उस समय मैंने लिखा था कि FeO एक इम्प्योरिटीज होती थी ना, FeO इम्प्योरिटीज। यस। कॉपर पायराइट में आयरन की इम्प्योरिटीज होती थी। और यहाँ पर कौन सा फ्लक्स डालोगे? बोलो। SiO2 फ्लक्स डालोगे तो ये किसका फंक्शन कर लेगा? FeSiO3 स्लैग बनेगा, जो कि कैसा होगा? मॉल्टन होगा। और हम तुमको याद करो, मैंने बताया था कि स्लैग होता है लाइटर इन मेटल, मॉल्टन मेटल। ये बताया था मुझे लग रहा लास्ट लेक्चर में। यस सर। लाइटर देन मॉल्टन मेटल, ये याद रखना। सो इट क्या करता है? फ्लोट्स ऑन मेटल सरफेस। ऑन मेटल सरफेस। मेटल सरफेस पे ये फ्लोट करता है तो आसानी से क्या कर जाता है? निकल जाता है। और एक स्लैग को और इम्पोर्टेंट काम है जो अगले स्लाइड में मैं बताता हूँ। ये बात ध्यान रखना, अगर स्लैग ना बनेगा तो वो हो सकता है मॉल्टन मेटल के साथ क्या हो जाए? मिक्स हो जाए, और मिक्स हो जाएगा तो रिमूव करना डिफिकल्ट होगा। लेकिन स्लैग अगर है तो स्लैग 100% समझ लो मॉल्टन फॉर्म होगा, फिजिबल फॉर्म होगा, लेस मेल्टिंग टेम्परेचर होगा, जो मॉल्टन मेटल के ऊपर क्या करेगा? मॉल्टन मेटल फ्लोट करेगा। तो जल्दी से बताओ, एसिडिक फ्लक्स क्या करने वाले हैं? बेसिक इंप्योरिटीज को रिमूव करने वाले हैं। वेरी गुड।
एसिडिक फ्लक्स बेसिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करेंगे। तो इसी तरीके अगर हम अगला पेज ले लें बेसिक फ्लक्स का, तो क्या करोगे? एसिडिक इम्प्योरिटीज इम्प्योरिटीज रिमूव करेंगे। यस, नोट करो, जल्दी से नोट करो, जितना भी पार्ट हो जल्दी से फास्ट नोट करना है। स्पीड आज थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। वो ऑक्सीडाइज करता है, रिड्यूस करता है। So some part of sulfide is converted into oxide. This oxide reduce rest part of the सल्फाइड। Yes. चलो देखो, मैं कुछ नहीं बेसिक फ्लक्स के बारे में बात करता हूँ। बेसिक फ्लक्स वो फ्लक्स होते हैं जो कैसी इम्प्योरिटीज को रिमूव करेंगे? एसिडिक इम्प्योरिटीज, जिसमें सबसे पॉपुलर फ्लक्स होता है कैल्शियम ऑक्साइड। हम कैल्शियम ऑक्साइड डायरेक्टली नहीं लेते, सीधे नहीं लेते हैं, एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर तो होगा ही, हीट तो कर ही रहे होंगे कार्बन के साथ, हाँ या ना? यस। और जब हीट कर रहे होते तो अपने आप ये डिकम्पोज हो जाता है CaO प्लस CO2 में। और CO2 तो क्या कर जाएगा? निकल जाएगा और बचेगा क्या? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो CaO ही किस तरह काम करेगा? बेसिक फ्लक्स की तरह, इतना याद रखो। और कुछ बोले तो कुछ ना समझो, तुम क्या समझो? मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। मेरी बात समझ लेना, वो हो सकता है कि डायरेक्टली कैल्शियम ऑक्साइड न लिख के दे। क्या लिख के दे वो? कैल्शियम कार्बोनेट। तो भी आप समझोगे कि ये फ्लक्स की तरह ही काम कर रहा होगा, क्योंकि वहां टेम्परेचर होगा तो अपने आप टूट जाएगा ये। तो बेसिक फ्लक्स है। मान लिया एसिडिक इम्प्योरिटीज है, SiO2 इम्प्योरिटीज भी तो होती है सिलिका। यस। और CaO हमने क्या यूज किया? बेसिक फ्लक्स। क्या बन जाएगा ये? CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट, जिसको हम बेसिक फ्लक्स स्लैग के नाम से जानते हैं। अच्छा, यहाँ ऑक्साइड में आपका B2O3 भी हो सकता है, P2O5 भी हो सकता है, वो भी तो ऑक्साइड ही होता है ना, एसिडिक ऑक्साइड। यस। तो कुछ समझ में आया तुमको कि बेसिक फ्लक्स कौन सी इम्प्योरिटीज को रिमूव करेंगे? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही सर? बहुत कम आ रही थी। हाँ सर। अभी क्लियर है? यस सर। यस। थोड़ा हो सकता डिस्टर्ब हो, क्योंकि आज हमारे घर का कल तक तो थोड़ा बहुत वाईफाई चल भी रहा था, आपकी क्लास के जस्ट बाद बंद हुआ, और उसके बाद से अभी आज तक जियो फाइबर आया नहीं, मतलब पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई। तो इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूट अल्टरनेट मोबाइल डेटा से कनेक्ट कर रखा है। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आए तो ध्यान देना और बताना मुझे, ठीक है? यस यस। तो एक तरीके से समझो, स्लैग क्या होता है? कचरा जैसा होता है जो हमारे किसी काम में नहीं आता। नहीं आता। और एक होता है कैल्शियम फास्फेट, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। इसको हम नाम देते हैं, कभी हो सकता है पूछ ले, क्या? थॉमस स्लैग। ये भी बनता है एसिडिक फ्लक्स और बेसिक इम्प्योरिटीज से मिलके कैल्शियम फास्फेट को थॉमस स्लैग नाम देते। बाकी किसी स्लैग का नाम नहीं होता है, कैल्शियम फास्फेट को हम थॉमस स्लैग का नाम से देते। ठीक है, हमने आपको ये बताया था कि स्लैग लाइटर होता है और मेटल के सरफेस के ऊपर क्या करता है? फ्लोट होता है, फ्लोट करता है। स्लैग का एक और काम होता है, स्लैग फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर और मेटल सरफेस।
इससे क्या फायदा? एंड इट प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। यस, जो मेटल बनी है और वो हो सकता है एयर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो वहां पर, तो उसको ऑक्सीडाइज, क्योंकि मेटल मॉल्टन फॉर्म होगा, जल्दी रिएक्ट कर जाएगी, समझ रहे हो? तो फर्दर Yes. ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, मेटल के फर्दर ऑक्सीडेशन को भी रोकता है। तो ये भी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम स्लैग का और क्या फंक्शन होता है। ये एक्चुअली आयरन की मेटलर्जी में हम यूज करने वाले हैं स्लैग का फंक्शन। ठीक, ये इतना क्लियर तुमको? Yes, sir. अब बात करते हैं न्यूट्रल फ्लक्स, जो हमारे लिए पॉपुलर नहीं है। न्यूट्रल फ्लक्स ऐसे सब्सटेंस जो इम्प्योरिटीज को नहीं निकालते, समझ रहे हो? ऐसे सब्सटेंस जो इम्प्योरिटीज को नहीं निकालते हैं, उनका काम होता है कंडक्टिविटी को क्या करना? बढ़ाना। आपको याद करो, एक टर्म आपने पढ़ा है ना, एक आपने ये तो कार्बन के थ्रू रिडक्शन पढ़ा, एक इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी तो हमने टॉपिक दिया था ना, याद करो। यस तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में करंट की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रोलिसिस की जरूरत पड़ेगी। उस Yes. समय हमको ये फ्लक्स ऐड करने होते हैं, ये हम बताएंगे कहां पर ऐड करने। लेकिन पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूट्रल फ्लक्स? टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। यस, कंडक्टिविटी इंक्रीज करना। वैसे मैं आपको अवेयर कर दूं, न्यूट्रल फ्लक्स के नाम से, न्यूट्रल फ्लक्स जैसा नाम आपको कहीं पूरी मेटलर्जी में नहीं मिलेगा। पूरी मेटलर्जी में न्यूट्रल फ्लक्स जैसा नाम नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ इनका फंक्शन क्या है? ये मेल्टिंग टेम्परेचर को भी क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। कम कर देते हैं। कंडक्टिविटी उनको इंक्रीज करते हैं। और मेल्टिंग टेम्प बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार, ये हम यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम, आपको याद होगा Al2O3 मिला था ना आपको बचपन में, बचपन मतलब Yes. परसों के लेक्चर Pure. मिला था ना आपको। Yes, sir. प्रोसेस, उससे एल्युमिनियम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये हम ऐड करते हैं वहां पर, बताएंगे अभी, आज ही आएगा ये। फ्लोरस्पार और क्रायोलाइट ऐड करते हैं, जो एल्यूमिना के मेल्टिंग टेम्परेचर को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। कम करते हैं। इसका टेम्परेचर पता है कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस। मैं आपको आके लूंगा, 2000 डिग्री सेल्सियस से वो 900 के आसपास लाते हैं। और एल्यूमिना कंडक्टर नहीं होता है, कंडक्टिविटी नहीं कॉज करता है, लेकिन क्रायोलाइट ऐड करने पे इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बढ़ तो जाती है। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करना आसान हो जाता है। नोट करो जल्दी से, हमारा सिर्फ टारगेट था यहाँ पर बेसिक फ्लक्स बताना और कुछ नहीं। न्यूट्रल फ्लक्स तो हम आगे लेने वाले। तो बेसिक फ्लक्स रिमूव व्हिच टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज? Acidic. एसिडिक इम्प्योरिटी। Yes, basic flux remove acidic impurity. Basic flux remove acidic impurities. याद रखना आसान है, आराम से। बेसिक बोला इसका मतलब मेटल के ऑक्साइड होंगे, एसिडिक बोला मतलब नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे। जब नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे तो बेसिक इम्प्योरिटीज को अलग कर रहे होंगे, मेटल के ऑक्साइड होंगे तो एसिडिक इम्प्योरिटीज को अलग कर रहे होंगे।
तो तुमने ध्यान दिया होगा हमने रोस्टिंग कौन सी फर्नेस में किया था? वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल था, उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपके रिफ्रैक्टरी मटेरियल होते थे जो हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट। हो सकता है हमसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि जो कार्बन और कार्बन के थ्रू रिडक्शन कर रहे हो कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू, वो भी तो कोई फर्नेस में ही कर रहे होगे कि खुली हवा में आपको कार्बन के थ्रू हीट कर रहे होगे, कोई ना कोई फर्नेस तो होगी ना। तो वो फर्नेस का क्या नाम होता है ये पूछ सकता है। चलो मैं आगे लिख रहा हूँ। तुमने ध्यान दिया होगा क्रायोलाइट और भी है, फ्लोरस्पार और भी है। अब उनका फंक्शन देखो है यहाँ पर, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार का फंक्शन है कि एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में यूज किए जाते हैं। तो अगर एल्यूमिनियम के साथ ये ओर्स भी अगर प्रेजेंट हो उसके साथ, तो फिर हमें फ्लक्स डालने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, अगर एल्यूमिनियम के साथ कौन से ये प्रेजेंट हो, लेकिन आपको याद होगा कि जो बॉक्साइड और अपना था उसके साथ ये इम्प्योरिटीज थे ही नहीं वहां, थे क्या क्रायोलाइट फ्लोरस्पार, वहां तो सिलिका था, आयरन ऑक्साइड था, ये प्रेजेंट ही नहीं वहां थे, तो हमको इनको अलग से ही डालना पड़ेगा। यस सर। काफी इंपॉर्टेंट मेटलर्जी है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एल्यूमिनियम की मेटलर्जी से कि जितने बाकी किसी मेटलर्जी से नहीं पूछे जाते। हो गया सर। हो गया? यस यस सर। चलो हाँ बढ़ते। हमने क्या बोला था कि मेटल ऑक्साइड को हम कार्बन के थ्रू रिड्यूस करते हैं, जैसे ZnO को कार्बन के थ्रू रिड्यूस करके हम क्या बनाएंगे, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसमें SiO2 एज इम्प्योरिटी होता है, किसमें, ZnO। तो उसको कैसे अलग करोगे, क्या डालोगे, SiO2 और क्या डालोगे इसमें, कैल्शियम ऑक्साइड। वेरी गुड, ये फ्लक्स की तरह काम करेगा। तो CaSiO3 आपका क्या मिल जाएगा, स्लैग। और यहाँ पर जो मेटल मिलेगी बच्चा, वो हमेशा ध्यान रखना कैसी मेटल मिलेगी, क्योंकि ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, थोड़ा मोड़ा टेम्परेचर नहीं होता है। जैसे हमने टिन के लिए बात किया, SnO2 कैसेटराइट था ना आपका, यस कैसेटराइट को भी आप कार्बन के थ्रू रिड्यूस कर सकते हो, तो आपको टिन मिल जाएगा, हाँ या ना, मोनोऑक्साइड। यस। और इसमें क्या मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। SnO2 का जो और होता है इसको हम बोलते हैं इम्प्योर फॉर्म ऑफ SnO2। इम्प्योर फॉर्म ऑफ SnO2 को हम बच्चा पता है क्या बोलते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज ब्लैक टिन, पूछेगा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, ब्लैक टिन। तो आपको ये दिखेगा कि ब्लैक टिन का मतलब अगर नहीं पता होगा तो सिर्फ टिन समझ में आएगा, जबकि ब्लैक टिन का मतलब क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ SnO2। और यहाँ पर भी सिलिका की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती, तो सिलिका की इम्प्योरिटीज कैसे अलग करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड से। तो यहाँ पर तुम्हें एक्टिविटी सीरीज पता है क्या, याद है क्या अभी? मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा हूँ कि क्या क्या होता था। एक्टिविटी सीरीज याद है क्या था, कुछ हम लिख दे रहे हैं, अगर स्किप भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ठीक है। हाँ चलो लिखे दे रहे हैं, पूरे लिख दे रहे हैं, ठीक।
उसके बाद क्या था? CO ये था ना? यस H2 हाँ, H2 हाइड्रोजन के नीचे थे। उसके बाद ठीक, हाँ उसके बाद क्या था आपका? कॉपर, कॉपर सिल्वर, मरकरी, गोल्ड गोल्ड, प्लेटिनम ऐसे थे ना कुछ। तो मैं आपको ये बताने के लिए मैंने ये लिखा है, हमने ये बताने के लिए यहाँ पर लिखा है कि ये जो मेटल है कहाँ तक? एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तक एल्यूमिनियम तक जो मेटल, इनका हम क्या करते हैं बच्चा? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। मतलब इनको हम ऑटो रिडक्शन या कार्बन के थ्रू रिड्यूस नहीं करते। ध्यान समझना, ऑटो रिडक्शन या कार्बन के थ्रू रिड्यूस नहीं करते। उसके बाद जो मैग्नीज है, जिंक है, क्रोमियम है, समझ में आया? मैग्नीज और एक तरीके से मैग्नीज हो गया, क्रोमियम नहीं लिखा क्या मैंने? एक मिनट, यहाँ पर क्रोमियम था, भूल गए सर। ये मैग्नीज और क्रोमियम किसके थ्रू रिड्यूस करते हैं? किसके थ्रू? मैग्नीज, क्रोमियम और कभी कभी आयरन भी किसके थ्रू रिड्यूस बाय कार्बन। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं बच्चा, कार्बन के थ्रू अभी जाएंगे, थोड़ा वेट करो, कार्बन के थ्रू अभी जाएंगे। मैग्नीज, क्रोमियम और क्या? आयरन। मैं आपको समराइज कर दे रहा हूं कि कौन किसके साथ आपको रिड्यूस कराना, ठीक? यस सर। अब आया जिंक, जिंक दिख रहा? जिंक के साथ साथ क्या? आयरन, कैडमियम, टिन, कोबाल्ट और लेड। इनको हम रिड्यूस करते हैं किसके थ्रू? कार्बन, बाई कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको कुछ तो याद है ना? आयरन, टिन, लेड, जिंक, ये तो याद है ना? यस अभी हम यहाँ पर कोबाल्ट और सिर्फ यहाँ पर 3 मेटल ऐसी थी, मैग्नीज, क्रोमियम और आयरन, जो एल्यूमिनियम के थ्रू रिड्यूस हो सकती थी। लेकिन जो जिंक है और आयरन है, आयरन हमारी किसके थ्रू भी रिड्यूस हो सकती है? कार्बन ये जल्दी से बताओ, इनके लिए क्या करते थे हम लोग? जल्दी से ऑटो रिडक्शन। मैं समराइज कर दे रहा हूं तो आपको टेंशन ना हो। कभी कभी क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता कि कौन सी मेटल इज रिड्यूस्ड बाय व्हिच मेथड, तो एक्टिविटी सीरीज से आइडिया रख लेना। और इनका तो आपको पता ही है कि किसके थ्रू है, हाइड्रोमेटलर्जी। और ये भी है इवन हाइड्रोमेटलर्जी। हाँ यस। इधर लिख दे रहे, इधर लिख दे रहे, इधर हम लिख दे रहे हैं, ये लिख दें, ठीक चलेगा ऐसे? यस हाइड्रोमेटलर्जी पूरा मैंने समराइज कर दिया, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये अगर याद रहेगा तो आपका आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर ये याद रखने का झंझट खत्म हो जाएगा आपको कि अलग अलग मेटल नहीं। एक्टिविटी सीरीज याद है तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी मेटल को कौन सी मेथड के थ्रू रिड्यूस करते हैं, ठीक है? अब यहाँ एक पॉइंट हम लिखते हैं, रिडक्शन बाय कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड इज डन इन, वहां पर कौन सी फर्नेस थी? रिवर्बरेटरी। यहाँ पर जो फर्नेस होती है बच्चा, कौन सी फर्नेस होती है? ब्लास्ट पूछा जाए कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू रिडक्शन कैसे करते हो,
तो बताओगे आपकी ब्लास्ट फर्नेस के थ्रू रिडक्शन करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस। फर्नेस के थ्रू रिडक्शन करते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल बताए हैं, जिंक को, टिन को कार्बन के थ्रू रिड्यूस करना, आप कैडमियम, लेड इनको भी रिड्यूस कर सकते हो। अभी हम आयरन के बारे में बात नहीं किया है बच्चा, क्योंकि आयरन की मेटलर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जी ऑफ मेटलर्जी चैप्टर। ये जो मैंने लिखा है समझा क्या तुम लोगों ने? यस सर। अच्छे से समझा? यस सर। राइट वाला आपको कल तक जरूर नेक्स्ट लेक्चर तक याद करना होगा, कहीं लिख के चिपका लो इसको। राइट में जो लिखा ना, एक पेपर में लिखो और कहीं पर दरवाजे में या बोर्ड पे कहीं पर चिपका लो, और आपको 2 दिन के अंदर ये पता चल जाए, मतलब याद हो जाएगा, टेंशन नहीं। तो नोट करो जल्दी से कॉपी में। मूव फास्ट। बच्चा आगे जो हम चीज बताने जा रहे हैं उसको एकदम बहुत पेशेंसफुली आपको करना होगा और बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा उस टॉपिक को। अब हम अब कहीं देखा होगा मैंने आयरन की मेटलर्जी नहीं बताई, मतलब Fe2 आयरन का ओर जो होता है उससे आयरन नहीं एक्सट्रैक्ट किया, वो भी कार्बन के थ्रू ही रिडक्शन कराते हैं। और उस पूरे को हम लिख दे रहे हैं मेटलर्जी ऑफ अच्छा। मेनली ये ब्लास्ट फर्नेस फेनामिना जो प्रोसेस बेस्ड पॉपुलर है, वो किसके लिए पॉपुलर है? आयरन मेटलर्जी के लिए पॉपुलर, आयरन मेटलर्जी के लिए ही पॉपुलर है। ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझना है आपको। मैं यहाँ पर पूरा का पूरा मैंने 2 पेज लिए हैं ना, हाँ 2 पेज में मैं समझाना चाहूंगा कि आयरन की मेटलर्जी होती कैसे। ये स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं आयरन की, इसका ब्लास्ट फर्नेस का, आयरन की मेटलर्जी का नहीं, किसका स्ट्रक्चर? ब्लास्ट फर्नेस। एक मिनट, आप भी चाहो तो साथ साथ में ड्रा करते जाओ। इसका कप कोन अरेंजमेंट होता है, कप एंड ऊपर कोन जैसा दिख रहा है ना, यस। कप कोन अरेंजमेंट होता है इसका। देखो ये लगभग 50 मीटर के आसपास लेंथ होती है इसकी, मतलब हाइट समझ लो। कितने मीटर? 50 मीटर, 45 to 50 मीटर हाइट होती है, और लगभग 20 to 25 मीटर वेड्थ होती है। 20 मीटर के आसपास इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। इसको हम, इस पार्ट को बोलते हैं थ्रोट, अलग पेन से लिखें, इसको हम बोलते हैं थ्रोट, ठीक। और ये जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बेली, पेट जैसा, समझ में आ रहा है इसका? हाँ या ना? यस। यस। इसको हम बोलते हैं हर्थ, हर्थ। और यहां समझना, यहां समझना, यहां समझना, यहां से
हम हॉट एयर पास करते हैं, हॉट एयर, जिसको हॉट एयर ट्यूबर्स नाम देते हैं। क्या? hot tuber, यहां से हमारी गर्म हवा जाती है और यहाँ ऊपर जो अपना ग्राइंडेड ओर होता है ना, और आयरन का कौन सा मेन ओर होता है पता है तुमको? right? हेमाटाइट। यस, हेमेटाइट। हेमेटाइट में पता है इम्प्योरिटी किसकी होती है? सर सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी का कंटेंट सिलिका का ही होता है। हर एक मेटल में जहां भी सुनोगे वहां आपको सिलिका ही दिखाई देगा। ठीक, इसको बच्चा बोलते हैं हम लोग चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। जो Charge. ओर डालते हैं ना, इसके अंदर क्या क्या डालते हैं पता है? इसमें आपका इम्प्योर ओर होता है। और तो ऐसे इम्प्योर ही होता तो हम इम्प्योर क्यों लिखें? और तो हमारा क्या होता है? Impure. और डालते हैं, प्लस यहाँ पर कोक डालते हैं। अब प्लस क्या ऐड करते हैं? इस CO3। तीन के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं बच्चा? क्या बोल रहे हैं? चार्ज। और कोक और कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको मैं गारंटी लेता हूं आपको बुक से पढ़ के नहीं समझ में आएगी ये ब्लास्ट फर्नेस, जब तक एक बार आपने अच्छे से समझा नहीं होगा। कहां पर कौन सी चीज होती है ये याद रखना बहुत जरूरी है। थ्रोट ऊपर वाला पोर्शन होगा, बीच वाला पोर्शन हमारा बेली हो गई, और नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? हर्थ Heart. बोलते हैं। और यहाँ से क्या होता है? यहाँ से वोलाटाइल गैसेस रिमूव होती हैं। कौन सी? एक्चुअली ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, जगह हमको ज्यादा चाहिए। जगह हमको ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा जगह के लिए हमको इधर कहीं बनाना पड़ेगा। ये यहाँ पर वोलाटाइल क्या गैसेस निकलने की जगह, यहाँ Yes. पर वोलाटाइल गैसेस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है। यहाँ पर कैसे वो पता चलेगा आपको? ये तुमको ड्रॉप समझ में आ गया कि लगभग 50 मीटर हाइट है इसकी, और 22 से 25 मीटर क्या है? वर्थ है। तीन पार्ट इसमें, थ्रोट है, बेली है, और क्या है? हार्ट है। नीचे वाला पोर्शन हार्ट होता है, बीच वाला पोर्शन बेली होता है, और सबसे ऊपर वाला पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? हॉट एयर ट्यूबर्स लगा देते हैं। हॉट एयर ट्यूबर्स गर्म हवा डालने के लिए होते हैं। अब होता क्या है? ऊपर से चार्ज पार्ट नीचे आएगा, हाँ या ना? हाँ. यस। ऊपर से चार्ज पार्ट नीचे आएगा। यार मतलब मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही, जहां वोलाटाइल गैसेस वाला पार्ट लिखा है ना, चलो अलग अलग करके लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एक्चुअली पूरे इसी में बताना चाह रहा था। वहां से क्या होगा? यहाँ से हॉट एयर ट्यूबर आएंगे और ऊपर से चार्ज आएगा। चार्ज में मेन कंपोनेंट अभी हम किसकी बात करने जा रहे हैं? कोक की। कोक नीचे आएगा और नीचे से हॉट एयर जा रही है, तो क्या होगा? कोक का क्या होगा? जलेगा ना, कंबसन होगा कि नहीं कार्बन का? हाँ. Yes. यस सर। यहाँ जो जोन होता है, इसको जोन को हम बोलते हैं कौन सा जोन? Combustion. कंबसन जोन। कंबसन जोन में होता क्या है ये बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले कोक, जो कार्बन ऊपर से आया, सब लोग कनेक्ट हो ना? जो कार्बन ऊपर से आया वो हॉट एयर का मतलब ऑक्सीजन है ना, यहाँ से गर्म हवा। Yes. वो किसके क्या होगा इसका? CO2. CO2 में बदलेगा। जलेगा कि नहीं वो कार्बन?
yes, yes sir. है गैस ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? ऊपर जाएगा। ऊपर ऊपर जाएगी, वेरी गुड। ऊपर से कार्बन और आ रहा होगा, हाँ या ना? yes, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से कार्बन किस में कन्वर्ट कर देता है? मोनोऑक्साइड। बहुत ध्यान से। तो पूछा जाए कंबसन जोन में किसका फॉर्मेशन हुआ है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का बहुत ध्यान से समझना, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कंबसन जोन का जो टेम्परेचर होता है, एक्चुअली जो टेम्परेचर होता है कंबसन जोन का, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा या कम होगा? कोई चीज जल रही है, आग लग रही है, बहुत ज्यादा। एयर बहुत ट्यूबर ज्यादा। लगाए हुए, ये टेम्परेचर और ये सब भी झंझट हमको याद रखना है। एक्चुअली कंबसन जोन का टेम्परेचर लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 1800 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होता है किसका? कंबसन जोन। इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कंबसन जोन का। टेम्परेचर याद रखना, क्योंकि हर एक टेम्परेचर पे आपको फेरामिना पूछेगा कि किस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई है। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? ऊपर जाएगी। ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम हो रहा होगा या टेम्परेचर और बढ़ रहा होगा? जल नीचे रहा है या ऊपर जल रहा? ऐसे नीचे। नीचे जल रहा है तो टेम्परेचर कहाँ का ज्यादा होगा? नीचे। जैसे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर जाएगी तो ऊपर का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। बहुत ध्यान से समझना। लगभग यहाँ पर ये जो जोन होता है, ये मैं लिखने जा रहा हूं, इस जोन को हम लगभग यहाँ पर टेम्परेचर होता है कितना? ये मैं इधर लिखता हूँ, बीच में लिखूं, अंदर लिखूं तो शायद जगह कम है। लगभग ये टेम्परेचर कितना यहाँ पर होता है? 400 डिग्री। 400 डिग्री में Fe2O3 था ना? कहाँ से आया? yes, ऊपर से आया था ना? ऊपर से। और yes, नीचे से क्या जा रहा होगा? बोलो, नीचे से क्या जा रहा होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2O3 को रिड्यूस करता है। बच्चा क्या करता है? रिड्यूस करता है Fe3O4 में। किसमें? Fe3O4। को ये लग रहा होगा Fe2O3 से सर Fe3O4 बनना, ऑक्सीजन तो बढ़ रही है, आप कह रहे हो रिड्यूस कर रहा है। जी हाँ, रिड्यूस कर रहा है। Fe2O3 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और Fe3O4 में कितनी होगी? 8/3 एवरेज निकालो ना, 8/3। yes, तो सर 3 से तो कम ही होगी या 3 से ज्यादा होगी? कम। Fe3O4 रेड्यूस्ड फॉर्म है। और मैंने आपको बोला, जब कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड किसी के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर और अगर नीचे टेम्परेचर की बात करें तो लगभग कितना टेम्परेचर होगा? 600। नीचे जाकर बढ़ेगा कि कम होगा? बोलो। बढ़ेगा। Fe3O4 फिर से रिड्यूस होगा किसके थ्रू? कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चा, अभी वो रिड्यूस होता है तो अभी Fe नहीं बनाता है, क्या बनाता है? FeO। और CO2 कहाँ होगा? बताओ, CO2 कहाँ जा रहा होगा? ऊपर निकल जा रहा होगा ना। वोलेटाइल गैसेस लिखा है हमने। yes, हमने ये लिखा, हम ये समझा रहा चाह रहे हैं कि किस टेम्परेचर रेंज में कौन कौन सी फेनामिना हो रही है। सबसे ऊपर सबसे कम टेम्परेचर था, सबसे नीचे सबसे ज्यादा टेम्परेचर था। सबसे नीचे कंबसन हो रहा था और सबसे ऊपर क्या हो रहा था? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। ठीक। अब लगभग 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पे, 700 से 800 डिग्री सेल्सियस फील कर सकते हो क्या होगा? FeO
फिर CO2 से कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड के मोनोऑक्साइड के साथ साथ Fe अब प्लस CO2 आपका आयरन बन रहा होगा और यहाँ से फिर से क्या निकलना होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हम इस रिडक्शन ही करा रहे हैं कि नहीं? यस इस पूरे जोन को, इस 400 से 800 टेम्परेचर जोन को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन जोन। बहुत डिफिकल्ट होता है ये याद रखना पाना बच्चों के लिए कि कौन से जोन पे क्या हो रहा होता है, कौन से जोन पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है। तो इतने जोन में हो गया क्या? रिडक्शन हो गया। रिडक्शन। अब और नीचे आओगे तो टेम्परेचर और बढ़ रहा होगा। 700 के नीचे, यस 700 के नीचे, नीचे का मतलब पूरे वैली में नीचे आ रहे हो, टेम्परेचर और बढ़ रहा होगा। लगभग यहाँ का टेम्परेचर होता है कितना डिग्री? होगा कि नहीं? यस होगा। इस टेम्परेचर जोन को हम बोलते हैं बच्चा, अभी लिखेंगे। अभी तो तुमने CaCO3 का रोल ही नहीं देखा, देखा क्या? नहीं। अच्छा, इस टेम्परेचर तक आते आते कैल्शियम कार्बोनेट टूट चुका होगा कि नहीं? यस इसमें टूटा होगा बताओ? कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड और तुमको फील आ गई होगी कि अब कैल्शियम ऑक्साइड का हम क्या कराने जा रहे हैं? यस क्या बताओ? SiO2 के impurity SiO2 भी तो यहाँ कहीं घूम घूम टहल रहा होगा कि नहीं? यस SiO2, एक मिनट, पेन मैंने चेंज किया, पेन नहीं मुझे चेंज करना था। SiO2 CaO के साथ कंबाइन होके किसका फॉर्मेशन कर रहा होगा? CaSiO3, जो क्या बन रहा होगा? स्लैग। एक्चुअली मेरे पास राइट साइड में जगह कम थी तो मैंने लेफ्ट साइड में लिख दिया। ये क्या थी? इम्प्योरिटीज। और बताओ CaCO3 का कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया होगा? ऊपर वोलेटाइल गैसेस। देखा जाए इसका फ्लक्स कौन काम कर रहा था? कैल्शियम कार्बोनेट इसके लिए फ्लक्स ही तो काम कर रहा था। यस इस जोन को क्या लिखते पता है? क्या लिखते? एस, बोलो बोलो बोलो, क्या फॉर्म हो रहा है इस 1000 डिग्री सेल्सियस में? स्लैग तो हम बोलेंगे स्लैग फॉर्मेशन जोन। पूछा जाए स्लैग फॉर्मेशन जोन किस टेम्परेचर पे होता है बच्चा पार्टी? 1000 डिग्री 1000 डिग्री सेल्सियस पे स्लैग का फॉर्मेशन होता है। अब स्लैग हल्का होता है या स्लैग भारी होता है? मतलब स्लैग ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऊपर ऊपर है। अरे ऊपर तो गैसेस होंगी भाई, स्लैग उड़ेगा क्या? अरे भाई स्लैग था, मोल्टन था, इसका मतलब ये थोड़ी कि गैस बन गया था ऊपर। स्लैग लाइटर होता है, लाइटर का मतलब वो मेटल के ऊपर लेयर बनाएगा, इसका थोड़ी कि गैस की तरह निकल जाएगा। अच्छा, स्लैग गैस की तरह भी निकलता था क्या? नो नहीं ना। तो नीचे होगा, नीचे जाएगा। स्लैग लाइटर था, बस मोल्टन मेटल के ऊपर लेयर का फॉर्मेशन करेगा। समझना, फील करना। हमने लाइटर का मतलब ये नहीं बोला कि गैस बन जाना। उड़ेगा, वो उड़ता नहीं है, हल्का होता है, सेटल डाउन होता है, लेकिन मेटल से लाइटर होता है। तो नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? नीचे जाएगा। अभी ये जगह एक खाली है, थोड़ी जगह बची हुई। लगभग ये टेम्परेचर होता है कितना? 50। पूरा मैंने टेम्परेचर का एक एक रोल बता दिया कि किस टेम्परेचर पे क्या होता है। ये जो 1500, मुझे राइट पे ही लिखना चाहिए स्लैग फॉर्मेशन, लेकिन हमारे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने वो लिख दिया लेफ्ट में। तुम्हारे पास जगह हो तो तुम राइट पे ही सब लिखना, ठीक है? यस इस टेम्परेचर पे पता है ऊपर जो आयरन होता है, ऊपर का आयरन मिला ना, ये अभी भी बच्चा यहाँ पर क्या होता है? सॉलिड ही होता है। ऊपर जो रेड्यूस होके आयरन,
अब वो आयरन ऊपर उड़ रहा होगा कि नीचे आ रहा, नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा होगा तो टेम्परेचर उसको बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा? बढ़ रहा अगर बढ़ रहा होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, तो सॉलिड क्या उस टेम्परेचर पे भी नीचे आते हुए भी सॉलिड रह पा रहा होगा क्या? नो नहीं, याद करो जो भी Molten. कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिडक्शन की प्रोसेस थी उसमें मेटल किस फॉर्म में मिलती थी हमको? मोल्टन molten इस जोन में आयरन जो सॉलिड था 1500 टेम्परेचर पे, सर ये क्या हो चुका होगा? मेल्ट बोलो, molten मेल्ट होके किस में आ चुका होगा? आयरन लिक्विड। लिक्विड जोन को हम बच्चा इस जोन को बोलते हैं जोन ऑफ फ्यूजन या फ्यूजन जोन। कौन सा? फ्यूजन का मतलब आप जानते हो ना, फ्यूजन का मतलब फ्यूज्ड, फ्यूज्ड का मतलब मॉल्टन, पता है ना? यस यस फ्यूज्ड का मतलब मॉल्टन। अभी याद करो पीछे लिख रहे थे हम लोग फ्यूजिबल और नॉन फ्यूजिबल। यस यहाँ Yes, मेटल sir. मेल्ट हुई तो पूछा जाए जोन ऑफ फ्यूजन में क्या होता है? आयरन सॉलिड से लिक्विड बनता यस, Yes. आयरन सॉलिड से लिक्विड बनता और Liquid. कुछ नहीं होता। वो किस टेम्परेचर पे होता है? 1500 डिग्री 1500 के आसपास। हम एग्जैक्ट 1500 नहीं बोल सकते। बोल सकते क्या? हम वहां उस टेम्परेचर No. पे थर्मामीटर थोड़ी लेके बैठे होंगे। लेकिन और पूछा जाए स्लैग फॉर्मेशन किस टेम्परेचर पे होता है? 1000 डिग्री सेल्सियस 1000 डिग्री सेल्सियस। और कंबसन जोन का टेम्परेचर सबसे कम होता है या सबसे ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा है ज्यादा। सबसे ज्यादा क्लियर क्लियर क्लियर। यस अब Yes, sir. ऊपर से नीचे हमको मॉल्टन मेटल मिल जाएगी। मॉल्टन मेटल ऊपर से नीचे आ रही होगी ना? यस हाँ या ना? यस ये लाल लाल मेटल, लाल लाल मेटल मेटल लाली तो होगी ना जब मेल्ट हो चुकी होगी। हाँ। आयरन मेल्ट करके सोचो, ये Yes. लाल लाल मेटल आपको सबसे नीचे सेटल डाउन हो गई होगी कि नहीं? बोलो। यस यस और कचरा, कचरा मतलब क्या? फ्लोट करे स्लैग Slag। लिख दे। सॉरी ये था हमारा कचरा। कचरा मतलब स्लैग स्लैग। और ये लाल लाल वाला क्या पार्ट था? मोल्टन Molten आयरन मॉल्टन आयरन। और बच्चा इसी को हम नाम देते हैं कौन सा आयरन? पहली बार नाम सुन के तुमको अजीब लगेगा। कौन सा आयरन? pig iron पिग आयरन नाम देते। अच्छा, पिग आयरन क्यों नाम देते? पिग, अच्छा ये बताओ, क्या ये आपको जो आयरन मिला है क्या ये प्योर मिला है क्या? नो नो आयरन अभी भी इसमें इम्प्योर, ऐसा मत कहना कि ब्लास्ट फर्नेस में हमको आयरन, अभी भी इसमें इम्प्योरिटीज है। अच्छा, बीच से होते हुए आया है, बीच में उसको कार्बन भी मिला होगा कहीं ना कहीं, हाँ या ना? यस यस मॉल्टन आयरन आपका पिग आयरन होगा, मॉल्टन आयरन आपका पिग होगा। इसमें लगभग 5%, 50% लिख दे रहे हैं। कितना परसेंट? 5% कार्बन होता है along with other impurity इम्प्योरिटीज और भी होती है। इसीलिए इम्प्योरिटीज की वजह से उसको हम क्या नाम दे रहे? pig iron पिग आयरन लेकिन ये ध्यान रखना, पिग आयरन में मैक्सिमम कंटेंट किसकी होती है इम्प्योरिटीज में? नहीं, अच्छा कार्बन आयरन तो है Yes. ये। आयरन में इम्प्योरिटीज की कंटेंट किसकी सबसे ज्यादा होती है? कार्बन कार्बन। इसलिए मैंने उसकी 5% लिखा, बाकी इम्प्योरिटीज नहीं लिखा कि कौन कितनी परसेंट होती है। वो आगे मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि अभी मैं पिग आयरन से बता रहा हूँ। पिग आयरन से रॉट आयरन और ये सब बताना बाकी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मैं अगर पूछूं, बंद करके इसको पूछूं, रिडक्शन जोन सबसे ऊपर होता है सबसे नीचे? सबसे ऊपर रिडक्शन जोन में जब कम टेम्परेचर होता है तो किससे क्या बनता है?
FeO3 से Fe FeO3 नहीं, Fe2O3 से Fe3O4 Fe3O4 कार्बन के थ्रू रिडक्शन होके कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, यस। और जब Fe3O4 बन जाता है उसके बाद फिर से क्या होता है? FeO में reduce यस, Fe3O4 फिर से FeO में जाता है ना, यस का टेम्परेचर ज्यादा होता है। फिर FeO का क्या होता है? FeO में reduce FeO में जाता है किस टेम्परेचर पे? लगभग 800 800 डिग्री सेल्सियस पे वो FeO में जाता है। ठीक है यस ना? फिर उसके बाद कौन सा जोन होता है? स्लैग formation स्लैग फॉर्मेशन का जोन होता है, स्लैग फॉर्मेशन का जोन होता है। और उसके नीचे जोन ऑफ फ्यूजन, जोन ऑफ फ्यूजन या फ्यूजन जोन, जो भी आप लिखो। हम ऐसा नहीं कि मैंने जोन ऑफ फ्यूजन लिखा तो फ्यूजन जोन लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है। यहाँ पर और क्या हो सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड तो थी रिड्यूसिंग एजेंट, हो सकता है कुछ पार्ट FeO कार्बन से भी रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाए? Fe में प्लस हमने आपको बोला था ना, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है और कार्बन भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इस ऊपर से कुछ ना कुछ कार्बन भी तो नीचे आ रहा होगा कि नहीं? और नीचे से क्या जा रहा होगा ऊपर? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू रिड्यूस तो हो ही रहा होगा, लेकिन उसके साथ साथ वो किसके थ्रू भी रिड्यूस हो रहा होगा? कार्बन कुछ पार्ट वो कार्बन के थ्रू भी रिड्यूस हो रहा होगा। क्या ये लंबे समय तक आप याद रख सकते हो क्या? यस यस एक बार अपने आप से सोच के जल्दी से आप चाहो तो बना सकते हो। मेरे हिसाब से सब मैं समझा चुका हूँ। ठीक, यस चलो रिएक्शंस अपने आप से सोचना और फिर लिखना। रिएक्शंस अपने आप से सोचना प्लीज। और यस आपकी फर्नेस ना बनी हो तो थोड़ी बड़ी बना लेना, तो आप लेफ्ट राइट साइड में ही सारा कुछ लिख सकते हो। कोई वैसे फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आ जाए कि कौन सा क्या जोन था। सॉरी 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 yes सुना क्या? कास्ट आयरन yes जो आपने ज्यादातर ये जो मशीनरीज होती हैं वो ज्यादातर हो सकता है आपको कास्ट आयरन की दिखती हो। तो यही जो पिग आयरन है, पिग आयरन की कॉस्टिंग करते हैं। कॉस्टिंग समझते हो क्या? कॉस्टिंग का मतलब जो एक तरीके से क्या क्या बोलो? सर गरम उसे बहुत ज्यादा हीट देते हैं और एकदम से ठंडा कर देते हैं। नहीं नहीं, उसको ये नहीं बोलते हैं। वो हम एकदम से ठंडा करने वाली प्रोसेस को उसको एनीलिंग बोलते हैं। कॉस्टिंग का और कोई बताओ? किसी मेटल या फिर किसको पहले रखते थे मिट्टी में या फिर कुछ में, फिर हाँ उसको बिल्कुल, आराम से उठाते कास्टिंग का। और हाँ फिर हाँ हाँ सर फिर उसको निकाल लेते, फिर उसमें कोई भी मेटल डाल देते, हाँ फिर हाँ, उसको मतलब थोड़ी देर ठंडा करते। हाँ मतलब ऐसे समझो कि सांचा हमारे यहाँ हिंदी में सांचा बोलते हैं। आप तुमको सांचे का आइडिया है क्या? मतलब यस यस सर सांचा समझ रहे हो ना, किसी चीज को फ्रेम करना। तो Yes. उसी ये मॉल्टन आयरन होता है, उसको कॉस्टिंग का मतलब उसको सांचे में ढालना। ठीक है, जब पिग आयरन को हम कास्टिंग करते हैं तो हमारा कौन सा आयरन बन जाता है? कौन सा आयरन?
कास्ट Cast आयरन। iron. तो आपसे पूछा जाए पिग आयरन कास्ट आयरन क्या होता है, तो पिग आयरन आपका मॉल्टन फॉर्म ऑफ आयरन होती है ना। और कास्ट Yes. आयरन का मतलब हमने कॉस्टिंग किया हुआ है उसकी, उसको कुछ शेप दिया हुआ है, ऐसे समझ लो, उसको कुछ शेप दिया हुआ है, तो उसको हम कास्ट आयरन बोलते हैं। और अपना जो रॉट आयरन होता है, रॉट आयरन कैसा आयरन होता है, Pure. प्योर आयरन। अच्छा, प्योर का मतलब यहाँ नहीं 100% प्योरिटी मिलती नहीं आयरन में कभी, 100% प्योरिटी आयरन में कभी मिलती ही नहीं। यस। तो आपको ये मैंने आपको बताया कि कहीं अभी जब तक मेटलर्जी नहीं बता रहे हैं उसके पहले कोई क्वेश्चन मिल गया तो अपन को ये याद रखें कि कम से कम पिग आयरन, कास्ट आयरन और रॉट आयरन में डिफरेंस क्या है। पिग आयरन और कास्ट आयरन ऑलमोस्ट सेम चीज होती है। तुमको रच रच के बनाने के लिए नहीं बोला मैंने कि एकदम रच रच के बनाओ, एकदम डिजाइनदार तुमने ब्लास्ट फर्नेस को अलग अलग कलर से ऐसा कर रहे हो क्या? No, sir. इस पूरे पार्ट को हर्थ बोलते हैं, हर्थ। जहाँ बाकी लोगों का भी हुआ है क्या? हो गया सर। यस सर। यस सर। हो गया। चलो बहुत बढ़िया। डन, बढ़े आगे। Yes, sir. यही जो मैंने लिखा हुआ था उसको एक बार जल्दी से समराइज कर देते हैं। देयर आर 4 जोन, पक्का पता है ना। जोन ऑफ कंबसन, नीचे से स्टार्ट करते हैं क्योंकि प्रोसेस नीचे से स्टार्ट करते हैं। बॉटम पार्ट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस इज कंबसन ऑफ द कोक टेक्स प्लेस। प्रोसेस हाईली क्या होती है, Exothermic. रीच होती है, और वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। डेल्टा एच इसका क्या होता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। पहले CO2 में कंबाइन होके CO2 प्लस हीट निकलता है, और फिर Yes. CO2 कार्बन के साथ कंबाइन होके कार्बन CO मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो यही तो आगे का रोल प्ले करता है। फिर उसके जस्ट ऊपर वाला जोन कौन सा था, जस्ट ऊपर वाला जोन ऑफ फ्यूजन जोन ऑफ फ्यूजन। लगभग कितना टेम्परेचर था, 1500 1500 डिग्री सेल्सियस। और ये कितना था, लगभग 1800 1800 से 2000, तो 1800 डिग्री सेल्सियस। तो बॉटम पार्ट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस फ्यूजन ऑफ द मेटल टेक्स प्लेस। मतलब सॉलिड मेटल से, मतलब क्या होता था, सॉलिड से लिक्विड या मॉलिक्यूल, आयरन लिक्विड में जाता था। और ये प्रोसेस एंडोथर्मिक, सिंपल से बात, टेम्परेचर तो लगेगा ना। यस प्रोसेस एंडोथर्मिक थी, वही बात क्लियर है ना। ये नोट Yes, करने की जरूरत नहीं थी, आप ऑलरेडी कर चुके थे। और उसके ऊपर वाला कौन सा जोन था, स्लैग फॉर्मेशन जोन। लगभग कितना टेम्परेचर का जोन था ये, 1000 सेल्सियस टेम्परेचर। जोन वेयर नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज, किसकी इम्प्योरिटीज, सिलिका की, प्रेजेंट इन द हेमेटाइट ओर आर कन्वर्टेड इनटू फ्यूजिबल स्लैग में कन्वर्ट होती थी। पता है ये आपको। और सबसे ऊपर वाला जोन कौन सा होता था, रिडक्शन। अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन जोन, जहां पर
रिडक्शन ऑफ किसका होता था? Fe2O3। और वहां पर सब जगह रेड्यूसिंग एजेंट मेनली क्या होता था? यही तो मैंने लिखा ना। कार्बन मोनोऑक्साइड। Carbon अब आपको मन हो तो यहाँ रिएक्शन लिखने का मन हो तो लिख लेना, ना लिखने का मन हो तो हमने ऑलरेडी लिख के दे दिया। ठीक, यस सर। क्लियर एकदम? यस। मेरे हिसाब से ब्लास्ट फर्नेस का कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में बैठ गया होगा। कुछ नहीं तो इतने टाइम मतलब आज भर के लिए तो बैठ ही गया होगा। यस यस। कल के लिए यस सर। अगर कल के लिए बैठाना है, आगे के लिए बैठाना है, तो कल सुबह उठ के आप 15 मिनट में ब्लास्ट फर्नेस रिवाइज कर देना, आपका काम खत्म हो जाए। चलें आगे? यस। चलो अब हम बात करते हैं रिडक्शन बाय किसके थ्रू? एल्युमिनियम के थ्रू रिडक्शन की बात करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से ध्यान देना। याद है ना तुमको एल्युमिनियम के थ्रू किसको किसको रिड्यूस करते थे? क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन को भी वैसे रिड्यूस करते थे, लेकिन मेनली आयरन का हम रिडक्शन किसके थ्रू करते हैं? कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू करते हैं। एक्चुअली हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, एल्युमिनियम की जरूरत क्यों पड़ी? कभी कभी ऐसा होता है कि कार्बन के थ्रू, ऐसा नहीं कि क्रोमियम, मैग्नीज कार्बन के थ्रू नहीं रिड्यूस हो सकते थे, लेकिन उस रिडक्शन में, कार्बन के थ्रू रिडक्शन में हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती। मतलब समझ रहे हो ना, जितने का हमको मेटल नहीं मिलना, उससे ज्यादा हमको उस टेम्परेचर को मेंटेन, वो एनर्जी को मेंटेन करने में ही चला जाता था। समझ रहे हो? यस सर। इसलिए हम हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेटलर्जी पूरी की पूरी इकोनॉमिकल प्रोसेस। अगर हमने ऊपर नीचे कुछ किया, अगर हमारा ज्यादा कॉस्ट आ रहा, तो इसका मतलब वो हम प्रोसेस यूज नहीं करेंगे। तो एल्युमिनियम के थ्रू जब रिडक्शन करते हैं, तो उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। ठीक है, हमने किस लिए बोला कार्बन के थ्रू जरूरत नहीं है इसको? इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा लगता है। कार्बन के थ्रू रिड्यूस करने में इन मेटल को टेम्परेचर बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए हमको किसके थ्रू रिड्यूस कराना होता है? बोलो। बहुत ध्यान से समझना, ये मैंने लिख रखा है, इफ टेम्परेचर नीडेड फॉर कार्बन टू रिड्यूस एन ऑक्साइड इज टू हाई। यही तो बात मैंने बोला। ऐसा नहीं है, ये नहीं कहेंगे कि हम क्रोमियम का रिडक्शन कार्बन से नहीं कर सकते, हम मैग्नीज का रिडक्शन कार्बन से नहीं कर सकते, लेकिन उससे रिडक्शन करने में हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगता है। तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिख रखा है, फॉर इकोनॉमिकल और प्रैक्टिकल पर्पज रिडक्शन बाय अदर मेटल इज डन। मतलब इकोनॉमिकल पर्पज के लिए हम इसको कार्बन से ना रिड्यूस करके किसके थ्रू रिड्यूस करते हैं? एल्युमिनियम। लग रहा होगा तुमको एल्युमिनियम तो आप सर यूज कर रहे हो, मतलब वो भी तो कोई सस्ती थोड़ी आएगी, कार्बन से तो महंगा ही होगा वो एल्युमिनियम। यस। कार्बन से तो महंगा होगा, लेकिन जो टेम्परेचर आप मेंटेन करने के लिए, जो आप एनर्जी इतना कंज्यूम कराने के लिए जो आप यूज कर रहे थे, उस कॉस्ट से एल्युमिनियम की कॉस्ट आपकी क्या पड़ जाएगी? कम पड़ जाएगी। इसलिए हमें ये जरूरत। सच मेटेलिक ऑक्साइड्स, क्रोमियम, मैग्नीज, या हम क्या लिख सकते हैं, कभी कभी आयरन भी दे सकते हैं, लेकिन आयरन के लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं? कार्बन रिडक्शन। कैन बी reduced by highly electropositive metals such as एल्युमिनियम। इस केस में देखो एनर्जी क्या होती है, पीछे वाले केस में एनर्जी लगती थी, यहाँ पर एनर्जी क्या होती है? रिलीज। अच्छा, इससे मैं एक चीज याद दिलाता हूँ, कुछ लोगों को याद आएगा। कभी आपने 9th-10th में थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस सुनी होगी, शायद कुछ लोगों ने सुनी। यस सर। यस।
थर्माइट वेल्डिंग में आपने सुना होगा कि जो रेलवे ट्रैक होते हैं उनको ज्वाइन करती, सुना है Yes, क्या हाँ. किसी? Yes, Yes, sir. Yes, sir. मतलब थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस में इतनी एनर्जी रिलीज होती है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि वो जो रेलवे ट्रैक वाली मेटल होती है वो अपने आप क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। मेल्ट हो जाती है. थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस मैं आपको भी बताता हूँ। थर्माइट यहाँ पर हम कौन कौन से मेटल के लिए यूज करेंगे, मैग्नीज के लिए, Yes. क्रोमियम के Chromium. लिए, आयरन के Iron. लिए, कभी कभी टाइटेनियम के लिए भी यूज कर देते हैं, ठीक है। Yes. तो इसमें इस प्रोसेस में एनर्जी बढ़ती है या कम एनर्जी रिलीज होती है, देनी पड़ती है बहुत, रिलीज होती है. नहीं रिलीज बहुत, देनी से ज्यादा रिलीज होना, इसका मतलब ओवरऑल क्या होना, रिलीज होना. Release. मेटल ऑक्साइड को इधर मैं लिख रहा हूँ, मेटल ऑक्साइड का मतलब क्रोमियम का ऑक्साइड हो, मैग्नीज का ऑक्साइड हो, जब हम एल्युमिनियम के थ्रू रिड्यूस करते हैं तो ये क्या बन जाता है, मेटल बन जाता है, और एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाती है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. Release होती है. इस मिक्सचर को हम कौन सा बोलते हैं मिक्सचर बच्चा, Thermite. थर्माइट मिक्सचर। पूछा जाए व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ, व्हाट इज द थर्माइट मिक्सचर, तो आप क्या बोलोगे, मेटल ऑक्साइड प्लस Metal एल्युमिनियम, oxide plus मेटल ऑक्साइड aluminum. प्लस एल्युमिनियम। जैसे रेलवे ट्रैक के ज्वाइनिंग में पता क्या यूज करते हैं, Fe2O3 Iron. प्लस एल्युमिनियम, आयरन का ऑक्साइड यूज करते हैं, Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम, तो क्या बन जाता है यहाँ पर, Fe Fe. मिल जाता है और Al2O3 मिलता है, यहाँ Al2O3. पर बहुत Heat. ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो Fe2O3 ये भी क्या है, थर्माइट Mixture. मिक्सचर। हम क्रोमियम के ऑक्साइड को भी रिड्यूस कर सकते हैं, Cr2O3 प्लस एल्युमिनियम क्या बनाएगा, क्रोमियम प्लस Chromium plus Al2O3. Al2O3, वेरी गुड। मैग्नीज का भी ऑक्साइड ले सकते हैं, टाइटेनियम का भी ऑक्साइड ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। एक कॉमन पॉइंट आपको रखना है, मेटल ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम फॉर्म, मेटल प्लस एल्यूमिना, और एल्यूमिना का फॉर्म होना, यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक। Endo. एक्सोथर्मिक बच्चा एनर्जी बहुत, देखो Yes. ना Yes, लिखा sir. रहा, दैट लिबरेट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, देखो कितना मैंने वैल्यू ली हुई, हालांकि वैल्यू आपको लर्न नहीं करना, ऑन ऑक्सीडेशन टू इसमें Al2O3. Aluminum. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। Process. क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। याद रखना, कभी आपसे सवाल जरूर पूछेगा, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ थर्माइट मिक्सचर, तो क्या लिखोगे आप, Metal oxide ये plus पॉइंट aluminum. बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं कंपोजिशन, वो तो पता थर्माइट Composition. मिक्सचर होता है, कंपोजिशन 3:1 3:1. रेशियो, 3 रेशियो क्या होगा आपका, Metal oxide. मेटल ऑक्साइड एल्युमिनियम 1 रेशियो में होगा। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज, यही तो मैंने लिखा ना, थर्माइट Thermite. मिक्सचर 3:1 का रेशियो, ठीक। Yes, sir. रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, फिर से रिपीट कर रहे हैं, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। Exothermic. प्रोसेस इज Exothermic. जो मैंने अभी आपको नोट किया था, द प्रोसेस किस लिए यूज करना है, Welding. बोलो बच्चा, Thermite welding. Railway. yes, the process is used for welding together the broken piece of rail या मशीनरी या पार्ट्स ऑफ Ships. Ships. मेरे हिसाब से समझ ये होगे, थोड़ा आप 9th-10th की चीजें भी याद आ गई होंगी कि हम लोगों ने रेलवे ट्रैक उस समय ही पढ़ाया जाता। मेरे तुमको क्लियर हुआ गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, Yes, sir. कौन से मेटल के लिए हम यूज करेंगे, Chromium, manganese, iron. क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, टाइटेनियम, इनके लिए यूज करेंगे। और क्यों यूज करेंगे हम एल्युमिनियम, क्यों कार्बन नहीं यूज करेंगे, Economically. इकोनॉमी मतलब कार्बन के थ्रू रिडक्शन कराने के लिए
कार्बन के थ्रू रिडक्शन कराने के लिए बहुत ज्यादा Item टेम्परेचर की जरूरत पड़ती थी, इसलिए इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता था, इसलिए हम एल्युमिनियम यूज करते हैं। और जब ये यूज करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज होती है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ थर्माइट मिक्सर? 3:1। 3:1। अब आपको अगर नोट करना है तो बहुत फास्ट नोट करो, अगर नोट करना है। सर हाँ सर। सर इसमें जो Al2O3 हमें मिला है उस भी हम फिर से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना? एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो हॉल्स एंड हेराल्ड प्रोसेस से एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ओके सर। लेकिन उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप उतना ज्यादा कॉस्ट नहीं यूज किया है तुमने जितना कि आपने कार्बन के रिडक्शन में यूज कर लिया। तो आप चाहो तो रिकवरी कर सकते हो वापस एल्युमिनियम की, लेकिन ये पूरी प्रोसेस इकोनॉमिकल होती है। जितने की आपको मेटल मिलेगी उससे बहुत कम कॉस्ट का आपको एल्युमिनियम यूज करना पड़ेगा। ठीक है? यस सर। चलो। लेकिन अगर पूछा जाए तुमसे आयरन के रिडक्शन हम कौन से मेथड से करते हैं, तो आपका सवाल क्या होगा? ब्लास्ट फर्नेस वाला ही होगा, एल्युमिनियम के थ्रू नहीं होगा। हमने ये बोला इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। जब भी सवाल आता है ना तो हम हमेशा लार्ज स्केल प्रिपरेशन की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल प्रिपरेशन की बात करते हैं। यस। आज रिडक्शन का टॉपिक हमको खत्म करना है पूरा, क्योंकि कल फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्यूरिफिकेशन, और उसके एक नेक्स्ट लेक्चर में एलिंगम डायग्राम। फिर अपनी मेटलर्जी खत्म हो चुकी होगी। मॉड्यूल करना शुरू कर देना। हाँ, सब मॉड्यूल करना शुरू कर देना। मॉड्यूल सब आप शुरू करो, जो शुरू करना है वो शुरू करो। और यहाँ पर मेटल आपको सॉलिड मिलेगी या मेल्ट फॉर्म में मिलेगी? मेल्ट फॉर्म। एनर्जी निकल रही, मतलब वहां कितनी समझ रहे हो ना? हीट। यहाँ पर भी आपको मेल्टेड फॉर्म में मिलेगी। कार्बन वाले में भी आपको क्या मिल रही थी? मेल्टेड। मॉड्यूल आप शुरू कर सकते हो, कोई बात नहीं। मैं एक काम करूंगा, आज आपको, अभी मेरी क्लास कल नहीं होगी ना? नो। नहीं, कल वेडनेसडे, थर्सडे को होती है। यस। यस सर। ठीक है, मैं आज मॉड्यूल में मार्क करके क्वेश्चन भेजता हूँ। ठीक, मार्क करके भेजता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको अभी तक करने। यस। सर अगर क्वेश्चन आए तो फिर आयरन को हम एल्यूमिनियम के थ्रू बताएंगे या फिर नहीं, कार्बन के थ्रू? आपसे पूछा जाए किस किस मेथड से करते हो तो बात अलग है। यस। लेकिन अगर किससे करते हो तो बात सर किसकी है? ब्लास्ट फर्नेस की। ओके। क्योंकि वो लार्ज, जब कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो कभी मैंने आर्ग्यू करते हुए देखा है पिछले मतलब पिछली क्लासेस में बच्चों की, कि सर उससे भी तो निकलती थी चीजें, लेकिन उससे और इससे निकलने में फर्क है। जब कभी भी किसी भी चीज की मेटलर्जी का क्वेश्चन आता है तो आप इंडस्ट्रियल स्केल मेटलर्जी की बात करेंगे। यस सर। समझ में आया? सर तो फिर एल्यूमिनियम के थ्रू इंडस्ट्री में नहीं यूज करते क्या? नहीं, एल्यूमिनियम के थ्रू आयरन का एक्सट्रैक्शन, मेरी बात समझना, आयरन का एक्सट्रैक्शन हम इंडस्ट्री में नहीं यूज करते। बस आयरन का एक्सट्रैक्शन इसलिए हम यूज करते हैं कि ये अपना जो वेल्डिंग वाला फेनामिना है ना, अपने रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने वाला, यस। इसके लिए हम आयरन को यूज करते हैं। आयरन को लार्ज स्केल एक्सट्रैक्ट करने के लिए एल्यूमिनियम नहीं यूज करते।
थर्माइट फिर वेल्डिंग वैसे तो प्रोसेस में Fe2O3 यूज करते हैं। यस सर, वैसे तो अगर इकोनॉमिकली देखे जाए तो फिर इंडस्ट्रियल में तो फिर बेनिफिशियल नहीं होगा ना वो, कौन? आयरन के थ्रू, कार्बन के थ्रू आयरन नहीं का करना। नहीं, आयरन उसमें कार्बन के थ्रू ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वहां इतना टेम्परेचर नहीं लगता। आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, अब हॉट एयर ट्यूबर, लेकिन क्रोमियम और मैग्नीज के केस में उससे कहीं बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है कार्बन वाले केस में, जबकि आयरन वाले केस में उतना टेम्परेचर देना नहीं पड़ता। आपको लग रहा है कि उतना टेम्परेचर देना पड़ रहा है, क्योंकि कार्बन आप डाल रहे हो, सिर्फ हॉट एयर ट्यूबर्स लगा रहे हो, तो कार्बन का कंबशन करके उतना टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है जितनी टेम्परेचर की जरूरत है। लेकिन क्रोमियम और मैग्नीज के लिए आपको बहुत और ज्यादा, जैसे यहाँ 1800 टेम्परेचर पे स्टार्ट हो गई ना प्रोसेस, यस लेकिन वहां 1800 टेम्परेचर पे स्टार्ट नहीं होते। नहीं होना, इसलिए यस वो मेथड बेटर नहीं। ओके सर। तो पूछा जाए Fe2O3 ज्यादा स्टेबल है या Al2O3, सोच के बताओ जरा। L2O3 Al2O3, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड एक्शन भी जा रही फॉरवर्ड है और एनर्जी भी क्या हो रही है, निकल रही है। रिलीज हो रही है। एल्यूमिना बहुत ज्यादा स्टेबल। नोट हो जाए तो बता देना, बहुत टाइम लेते हैं यार तुम लोग लिखने में। हो गया सर। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपना टाइम बचाने के लिए ये सब लिख के रखा, लेकिन बात तो वही बराबर हो गई, बस हमारा लिखने में टाइम बच रहा है। हो गया भाई, बच्चा पार्टी हो गया। हेलो, हो गया सर। यस सर, हो गया। यस। यार कुछ 80 लोग होते हो, लेकिन आवाज मतलब लोगों का जो इंटरेक्शन है वो सिर्फ 2 ही 3 लोग करते हैं। चलो, अभी किसके थ्रू रिडक्शन? मैग्नेट ये एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत बहुत कम इंपॉर्टेंट, बहुत कम इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम के थ्रू, मैंने याद करो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम दोनों लिखा था ना पीछे क्लासिफिकेशन स्टार्ट। यस तो मैग्नीशियम के थ्रू जब रिडक्शन करते हैं तो सिमिलर होता है जैसे हम किसके थ्रू रिडक्शन करा रहे थे, एल्युमिनियम के थ्रू। एल्यूमिनियम। लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिफाइड मेटल होती हैं। यहाँ पर मेनली हम टाइटेनियम का रिडक्शन कराते हैं, ऑक्साइड का नहीं। किसका? किसको रिड्यूस करते हैं? हैलाइड। हैलाइड ऑक्साइड तो कर चुके हैं पीछे, किससे? एल्यूमिनियम से। एल्युमिनियम के थ्रू हैलाइड का रिडक्शन करते हैं, और काफी एक नेम्ड रिएक्शन से काफी पॉपुलर है। टाइटेनियम का रिडक्शन कर ले मेनली फॉर टाइटेनियम हैलाइड, TiCl4। ये मैंने लिख दिया तो आपका झंझट खत्म हो जाएगा।
तो क्या होता है, TiCl4 को अगर हम मैग्नीशियम के थ्रू रिड्यूस करते हैं, और यहाँ टेम्परेचर काफी ज्यादा देते हैं, लगभग हम 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास यूज करते हैं, तो टाइटेनियम आपका रिड्यूस हो जाता है और MgCl2 बन जाता है। और इस प्रोसेस का नाम लिख लो, एक्चुअली नाम से काफी पॉपुलर है। इस प्रोसेस को बोलते हैं, कौन सी प्रोसेस? क्रोल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? क्रोल। किसके लिए हम कर रहे हैं? ऑक्साइड के लिए नहीं, किसके लिए? हैलाइड्स। हैलाइड के लिए। ऑक्साइड के लिए तो हमने कर लिया गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस और या ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस, लेकिन टाइटेनियम के स्पेशली हैलाइड के लिए हम यूज करते हैं मैग्नीशियम। इवन एक IMI प्रोसेस भी होती है, लिख लो कहीं, उसमें सोडियम यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। IMI प्रोसेस, इसका फुल फॉर्म मुझे एग्जैक्टली अभी पता याद नहीं है, पता है लेकिन याद नहीं है। इससे नहीं पूछी जाती है IMI से, जब भी पूछी जाएगी तो किससे पूछी जाएगी? क्रोल पूछी जाएगा। एकदम सिंपल सा, जल्दी से नोट कर लो, इतना है और कुछ नहीं मैग्नीशियम से रिडक्शन। सिर्फ एक लाइन लिखना है, दिस प्रोसेस यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ हैलाइड, बस। IMI प्रोसेस तुम लोग सर्च कर लेना कहीं, शायद फुल फॉर्म मिल जाए तुमको, हमको अभी याद नहीं है, मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, बुक्स में आपको बहुत कम मिलेगा, शायद किसी रेयर बुक में ही होगा। हो गया। Yes, sir. डन? Yes, sir. चलो बढ़ते हैं हम आगे। कुछ सवाल मैंने लिए थे, हालांकि इनको हम ऐसे करते हैं कि इनको क्या कर लेते हैं, होमवर्क में दे देते, तो तुम कल कर लाओगे? यस सर। यस सर। ठीक, कल करके लाना इनको, और कहीं से कॉपी नहीं करना है, जो आते हैं आपकी थ्योरी जितनी पढ़ी है उससे आप करने की कोशिश करना, और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन, ये भी आपको, और ये पूरी प्रोसेस दी है ब्लास्ट फर्नेस की, और स्लैग का फॉर्मेशन दिया है। ठीक, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्लैग फॉर्म ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग प्रोसेस इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर के एक्सट्रैक्शन में कौन सा स्लैग मिला था? सर FeSiO3। FeSiO3, हाँ, वो अगर याद होगा अपन को कि कौन सा इम्प्योरिटीज थी तो वो आप कर लेना। ये हो जाएंगे, कर लोगे? यस सर। यस सर। पूरा आप रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, कार्बन रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन, इतना आपको करा चुके हैं, तो ये करना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन मैंने लेने की कोशिश किया था। अब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बताते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन एक्चुअली दो तरीके से हम यूज करते हैं। एक हम किसके लिए यूज करते हैं? एल्कली मेटल, एल्कलाइन मेटल और एल्यूमिनियम के लिए। एल्यूमिनियम पीछे शायद बताया है कहीं मैंने आपको। यस सर। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यूज फॉर हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इसके लिए फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के यूज करते। एल्यूमिनियम के लिए तो हमने अलग से ही लिया हुआ है भाई, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी तो अपने आप में बड़ी खास मेटलर्जी।
तो इसमें क्या होता है कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के सॉल्ट को, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के सॉल्ट को, जैसे मैं आपको बताऊं डाउन्स प्रोसेस, आपने पढ़ा है इसलिए मैं इसको ले रहा हूं। कौन सी प्रोसेस? डाउन्स प्रोसेस। डाउन्स प्रोसेस में क्या होता है? NaCl, मॉल्टन NaCl, मॉल्टन NaCl की हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, मतलब इसमें करंट पास करते हैं। याद रखना, कभी सॉलिड फेज में करंट मूव, करंट की पासिंग होगी कि नहीं सॉलिड फेज में? नो, नहीं होगी। मॉल्टन फेज में इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो ये क्या बनेगा? Na+ और Cl-। एकदम आसान। एट एनोड, एनोड में आपको पता होगा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है ना? यस। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो एनोड में कौन सा आयन जाएगा? बोल दो इसी बात पे बच्चा पार्टी। नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन जाएगा, क्लोराइड आयन है। इलेक्ट्रॉन को फर्निश करेगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा? क्लोरीन। एट कैथोड, रिडक्शन, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन टेक्स प्लेस। रेड कैट, रेड कैट। तो कैटायन जाएगा Na+, जो एनोड से इलेक्ट्रॉन आए होंगे, जो एनोड से इलेक्ट्रॉन आए होंगे। तो पूछा जाए डाउन्स प्रोसेस में क्या हम ऑब्टेन करते हैं? दिस इज सोडियम ऑफ सोडियम फ्रॉम मोल्ट। यस, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। क्लोरीन भी मिलता है, लेकिन क्लोरीन तो और भी बहुत जगह से मिलता है, और भी बहुत जगह से मिलता है। दूसरी और एक मिलती जुलती हम बताते हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज घूमते हैं। प्रोसेस का नाम है कौन सा? डाउज प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? डाउज प्रोसेस। डाउज प्रोसेस में हम NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, और डाउज प्रोसेस में हम MgCl2 की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। MgCl2.6H2, MgCl2.6H2। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GIC पढ़ाई गई है, उसमें आपको ये पढ़ाया गया होगा, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, आपको ये पढ़ाया गया होगा कि हाइड्रेटेड मेटालिक सॉल्ट से हम एनहाइड्रस बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? किसी को पता है? HCl। यस, क्या बात है बच्चा। हम ड्राई HCl के साथ डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते हो बेटा, डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते हो। अगर तुमने डायरेक्टली हीट कर दिया तो आपको मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा, एनहाइड्रस MgCl2 नहीं मिलेगा। और अगर ड्राई HCl यूज किया बच्चा तो क्या मिल जाएगा? MgCl2। अब MgCl2 की कुछ मत कराओ, मॉल्टन फेज में क्या करा लो? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आपको क्या मिल जाएगा? मैग्नीशियम एट +2। नहीं, वो नहीं लिख रहे हम, अच्छा, +2 नहीं लिख रहे, करना Yes. वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। और क्लोरीन आपको मिल जाएगी कहाँ पर? एनोड पे। पूछा जाए डाउज प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम। यस, याद रखना बच्चा, याद रखना, पूछेगा आपसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम। कंफ्यूज मत होना डाउन्स प्रोसेस और डाउज प्रोसेस। डाउज प्रोसेस में हम हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड, जो हमको पता है कहाँ मिलता है? हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है हमको फ्रॉम सी वाटर। कहाँ से मिलता है हमको? सी वाटर। और रॉक सॉल्ट भी तो आपको सी वाटर से मिलता है। NaCl कहाँ मिलता है? आप बनाते थोड़ी। NaCl तो रॉक सॉल्ट। अगर पूछा जाए और इसका भी तो और सी वाटर ही है ना? यस। चलो जल्दी से छापो, जल्दी से छाप लो सर। दोनों मैंने आपको बता दिया है।
ये मैंने थोड़ा सा एक पार्ट यहाँ पर लिया हुआ है कि अगर हम डायरेक्टली किसी हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करते हो तो आपको एनहाइड्रस नहीं मिलता है, उस केस में मेटल ऑक्साइड मिलता है, चाहे MgCl2.6H2 हो, चाहे ZnCl2.6H2 हो, चाहे FeCl3.6H2 हो, किसी को आपने हीट किया तो उसका क्या मिलेगा आपको? ऑक्साइड। ऑक्साइड मिलेगा। और अगर ड्राई HCl यूज किया तो एनहाइड्रस मिलेगा। यस यस, चलो नोट करो। ये यहाँ पर एरो था, एक्चुअली एरो हम टाइप नहीं कर पाए। चाहो तो आप याद रख सकते हो कि इसका जो एनोड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, और जो कैथोड होता है वो किसका बना होता है? आयरन का। कौन सी प्रोसेस में? डाउन्स प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। ये किसके लिए है? ये यहाँ से स्टार्ट हुआ NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। क्योंकि एक्चुअली जानते हो एक प्रोसेस है एल्यूमिनियम के लिए, और उसमें कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है इलेक्ट्रोड कौन से यूज करते हैं। जेईई मेंस में 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि इलेक्ट्रोड कौन से यूज करते हैं। इसलिए मुझे हमेशा डर बना रहता है कि कहीं डाउन्स प्रोसेस में इलेक्ट्रोड ना पूछ बैठे, क्योंकि इलेक्ट्रोड हमारे लिए जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उनके नाम जनरली याद नहीं रखते, लेकिन एल्यूमिनियम के लिए पूछता है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया था उसके लिए भी, डाउन्स प्रोसेस के लिए भी। क्वेश्चन सब लोग ईमानदारी के साथ सॉल्व करके रखना नेक्स्ट लेक्चर में, ये जितने भी 8-10 क्वेश्चन हैं। यस सर। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस जरूर करेंगे आपसे। तो पूछा जाए हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का एक्सट्रैक्शन कौन से मेथड से करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड से। अच्छा, थोड़े कंफ्यूजिंग से टर्म है। एक टर्म है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी है, समझे? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी है और ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग दूसरी मेटल के लिए कर। अच्छा, एक बात मैं और बताऊं, इन मेटल के प्योरिफिकेशन के लिए हमको कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये ऑलरेडी हमको किस फॉर्म में मिलती? प्योर फॉर्म में। मैग्नीशियम हो चाहे सोडियम हो, ये हमको प्योर फॉर्म में मिलती, तो इनके रिफाइनिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। सर हम एल्यूमिनियम की भी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर सकते हैं, तो फिर हम उसको हाँ बोल सर, फिर हम उसे बॉक्साइट से इतना क्यों एक्सट्रैक्ट करते, फिर उसका हमने रिफाइनिंग भी करना होता है, तो फिर इससे क्या तो हमें प्योर ही मिल जाएगा ना? नहीं, सुनो तो, एल्यूमिनियम के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे। पहले हमने बॉक्साइट ओर से एल्यूमिना बनाया था। यस। अब एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, Al2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, एल्यूमिनियम मिलेगा।
लेकिन वहां एल्युमिनियम मिलता है 99.8% प्योर। कितना? 99.8%। और अगर उसके बाद फर्दर प्योरिफिकेशन कराना होता है उसमें, तो हम हूप्स प्रोसेस करते हैं। उसके लिए हम अलग से प्योरिफिकेशन करते हैं अगर जरूरत होती है प्योरिफिकेशन की तो। वैसे 99.8% या 99% ऑलमोस्ट तो क्या हो गया? प्योर ही हो गया, लेकिन उससे ज्यादा प्योरिफिकेशन की जरूरत है तो हम हूप्स प्रोसेस करते हैं। इनके लिए हम डाउन्स प्रोसेस और डाउच प्रोसेस में प्योरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नहीं होती। हो गया सर। हो गया? यस सर। यस। सबका हो गया होगा? यस सर। हाँ, तो आज का टॉपिक यहीं पर हम क्लोज करते हैं।